दीपचंद एक 21 वर्ष का युवक है जिसकी दुनिया चित्रों से ही शुरू होती है। बचपन में जब सारे बच्चे खिलौने से खेलते थे तब वह रंगों और कूंचियों से ही खेला करता था। चित्र ही उसके सगे संबंधी थे। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी कला में भी निखार आता गया। वह हमेशा वास्तविक वस्तुओं, दृश्यों और इंसानों का ही चित्र बनाता था। वह प्राकृतिक दृश्यों, पर्वतों, समुद्रों, झरनों तथा पक्षियों और जानवरों को देखता था तो उनकी छवि को अपने दिमाग में अंकित कर लेता था और कैनवास पर हूबहू उतार देता था। वह एक खानाबदोश की तरह जीवन जीता था, हमेशा इधर उधर भ्रमण करता रहता था। कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में, कभी पर्वतों पर, कभी रेगिस्तान में। और जो वस्तु, दृश्य और फिर कोई इंसान उसके दिल को छू जाता, उसका चित्र बना देता। वहाँ के लोगों का जीवन यापन का तरीका, उनके खान पान तथा रहन सहन को चित्रों के माध्यम से दर्शाता था। उसके बनाए हुए चित्रों को लोग काफ़ी पसंद करते थे। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। एक दिन वह किसी गांव में जा रहा था। दोपहर का समय था और तेज़ धूप थी। वह खेत की पगडंडियों से होकर जल्दी जल्दी जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। 15-16 वर्ष की एक दुबली पतली लड़की, धूल धूसरित और फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए, पसीने से लथपथ, हाथों में कुदाल लिए हुए खेत में काम कर रही थी। धसी हुई आंखें और उन आंखों में एक गहरा दर्द साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह बड़े जोश के साथ लगातार कुदाल चलाए जा रही थी। उस लड़की का दर्द और जोश से भरा हुआ चेहरा दीपचंद के दिल को छू गया। दीपचंद ने हाथों में कुदाल लिए हुए उस गरीब लड़की का हूबहू चित्र बना दिया। उसकी बनाई उस तस्वीर को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसे बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसकी पहचान एक कुशल चित्रकार के रूप में बन गई। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसे नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था जिसके साथ वह अपनी इन खुशियों को बांट सके। दीपचंद अपने माता पिता के साथ नहीं रहता था। उसकी माँ शिक्षिका थी और पिता बिजनेसमैन थे। उसकी माँ खुले विचारों वाली औरत थी। वह अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाती थी, लेकिन उनका मानना था कि पतियों का भी अपनी पत्नी के प्रति कोई धर्म होना चाहिए। पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझें, उसको वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार है, और उसे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दें। दोनों के विचार कभी मिले नहीं और दोनों के बीच दूरियां आने लगीं। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अलग अलग गुजारने लगे। दीपचंद को अपने माता पिता का प्यार कभी मिला ही नहीं। बचपन में वह हॉस्टल में रहा करता था तथा बड़ा होने पर अपने माता पिता के पास कभी गया ही नहीं। वह अपनी माँ की भावनाओं को कभी समझ नहीं पाया और इन सब के लिए माँ को ही जिम्मेदार मानता था। उसके मन में औरतों के प्रति एक नकारात्मक अवधारणा बन गई थी और उसने कभी शादी न करने का फैसला लिया था। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था। देखते देखते 5 वर्ष बीत गए। मुंबई में एक बहुत बड़ी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें दीपचंद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। दीपचंद के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। वहाँ लोग उसके बनाए चित्रों को बड़े चाव से देख रहे थे। अपनी चित्रकारी के प्रति लोगों की दीवानगी देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। दीपचंद ने कुछ दिन मुंबई में ही रहने का फैसला किया ताकि वह चित्रकला के विभिन्न नए पहलुओं को समझ सके। वह वहाँ कई बड़े चित्रकारों से मिला, नए नए चित्रकारों से भी मिला। कुछ उनसे सीखा और कुछ उनको सिखाया भी। कुछ नया सीखने के साथ साथ वह मुंबई दर्शन भी कर रहा था। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों को लेकर झुग्गी झोपड़ियाँ, ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, समुद्र तटों इत्यादि जगहों पर भ्रमण किया और अपनी चित्रकारी के लिए नए नए विषय ढूंढता रहा। दीपचंद को मुंबई शहर काफ़ी अच्छा लगने लगा। वह अक्सर समुद्र तट पर घूमने के लिए जाता। एक दिन वह सूर्यास्त के समय समुद्र तट पर घूमने के लिए निकला था। सूर्यास्त के समय सूर्य की बहुत ही खूबसूरत छवि लहरों पर बन रही थी, जिससे लहरों में और भी खूबसूरत लग रही थी। वह इस मनोरम दृश्य का मज़ा ले रहा था और अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद कर रहा था। तब अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो समुद्र की उठती गिरती लहरों को अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रही थी।
एक खूबसूरत लड़की, लंबे बाल, आंखों में चमक और चेहरे पर ऐसी मुस्कान मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। एकदम बेफिक्र होकर अपनी मस्ती में मग्न होकर लहरों संग शरारतें कर रही थी। सूर्यास्त के समय खूबसूरत लहरें और उन लहरों के बीच एक खूबसूरत लड़की, मानो दोनों एक दूसरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हों। दीपचंद इस अद्भुत दृश्य को बस देखता ही रह गया, जैसे कोई संगीत प्रेमी संगीत में खो जाता है, उसी तरह वो भी खो गया। निशा, निशा, चलो बेटा, बहुत देर हो गई, कहीं से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर दीपचंद का ध्यान भंग हुआ। वह लड़की जाने लगी, तब वह दीपचंद की आंखों से ओझल न हुई, तब तक वह उसे देखता रहा। दीपचंद के हृदय में उस लड़की का खूबसूरत चेहरा बस गया था। उसने उसकी तस्वीर कैनवस पर ज्यों की त्यों बना दिया। उसकी इस तस्वीर को देश के साथ साथ विदेशों में भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसे बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए और उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बन गई। संयोग की बात यह थी कि एक लड़की की तस्वीर से ही उसकी पहचान एक कुशल चित्रकार के रूप में हुई थी और फिर एक बार एक लड़की की तस्वीर से ही उसकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गई। दीपचंद को जिस लड़की की तस्वीर से इतनी प्रसिद्धि मिली, उससे एक बार मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। जिस दीपचंद को लड़कियों से नफरत थी, उस दीपचंद ने उस लड़की की तस्वीर अपने कमरे के प्रत्येक दीवार पर लगा दी। उस तस्वीर में एक ऐसा जादू था, एक ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। वह किसी भी तरह उससे मिलना चाहता था, लेकिन इतने बड़े शहर में उसको कहाँ ढूंढता। नाम के अलावा और कुछ जानता भी तो नहीं था उसके बारे में। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। एक दिन उदास और अनमना सा उस लड़की के बारे में ही सोचता हुआ, शायद मैं कभी उस लड़की से मिल पाऊँ भी या नहीं। सड़क पर पैदल जा रहा था कि अचानक पीछे से तेज हॉर्न की आवाज़ आई। बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता? कार के अंदर से आवाज़ आई। पीछे मुड़कर दीपचंद ने कुछ बोलना चाहा, तभी उसकी नज़र पीछे की सीट पर बैठी हुई निशा पर पड़ी। जिस लड़की को वह पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वह उसके सामने थी। वह उसे अपलक नेत्रों से देखता रह गया। निशा की नज़रें भी उस पर पड़ीं। वह निशा की सीट की तरफ बढ़ने लगा, तभी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई और वह मिलकर भी उससे ना मिल सका। अब दीपचंद का मन पेंटिंग में भी नहीं लगता था। वह निशा की तस्वीर को घंटों देखता और उसी के ख्यालों में खोया रहता। एक दिन दीपचंद अपना मन बहलाने के लिए एक चित्र प्रदर्शनी में गया। वहाँ एक चित्र के पास बहुत भीड़ थी और काफ़ी शोरगुल भी हो रहा था। वह वहाँ गया तो देखा कि वह उसी की बनाई हुई निशा की तस्वीर थी। उसकी पेंटिंग के प्रति लोगों का आकर्षण देखकर वह मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उस भीड़ में निशा मुस्कुराते हुए नजर आई। सारे लोग उसे घेरे हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने निशा को पहचान लिया था कि वह तस्वीर वाली ही लड़की है। उस भीड़ में से निशा ने भी दीपचंद की ओर देख लिया। भीड़ से बाहर निकलकर निशा दीपचंद के पास आई और बोली, हेलो सर, आप दीपचंद हैं ना? आप ही ने ये तस्वीर बनाई है ना? आप बहुत ही कमाल के चित्रकार हैं। मुझे आपकी बनाई हुई हर एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ एक ही सांस में बोल गई। दीपचंद को विश्वास नहीं हो रहा था कि निशा उससे बात कर रही है। हाँ, मैंने ही आपकी पेंटिंग बनाई है। आपकी तस्वीर की वजह से ही मुझे इतनी शोहरत मिली है। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद, निशा ने कहा और जाने के लिए मुड़ने लगी। तब दीपचंद ने उसे रोकते हुए कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीने चलेंगी? जी मैं, निशा ने आश्चर्य से कहा। प्लीज़ ना मत कहिएगा, दीपचंद ने कहा। निशा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों कॉफ़ी शॉप चले गए। कॉफ़ी शॉप में दीपचंद ने निशा से कहा, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप कहीं मिली ही नहीं। आप कहाँ रहती हैं? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या कोई और तस्वीर बनानी है क्या? जितनी खूबसूरत मैं हूँ, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत आपने मेरी तस्वीर बनाई है। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। फिर उसने अपने घर का पता दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए। दीपचंद निशा से मिलने के लिए अक्सर जाने लगा। बढ़ती मुलाकातों के साथ साथ उसकी नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगीं। दीपचंद निशा से मिलने
को अभ्यस्त हो गया था। जिस दिन उससे न मिलता, उससे बातें न करता, उस दिन उसे सब कुछ अधूरा सा लगता था। निशा दीपचंद को एक चित्रकार के तौर पर उसकी पेंटिंग को पसंद करती थी और जब मिलती थी तो उसकी पेंटिंग, उसके इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचने का सफ़र इत्यादि के बारे में ही पूछती थी। लेकिन दीपचंद के दिल में निशा के लिए भावनाएं उत्पन्न होने लगी थीं। दीपचंद अपने मन की भावनाओं को निशा को जल्द से जल्द बताना चाहता था, लेकिन जब भी उसने निशा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, यह बात बदल देती थी या बाद में बात करने को कहकर चली जाती थी। दीपचंद को ना तो प्यार के बारे में कुछ पता था और ना ही उसे प्यार पर भरोसा था, लेकिन उसके दिल में निशा के लिए जो भावनाएं और उसकी तरफ आकर्षण था, उसे लगा शायद इसी को लोग प्यार कहते हैं और उसे निशा से प्यार हो गया है। एक दिन उसने निशा से कहा, निशा, मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। जिस दिन आप मुझसे नहीं मिलती हैं, मुझसे बातें नहीं करती हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या आप मेरे साथ हर पल नहीं रह सकती? निशा ने कुछ बोलना चाहा। दीपचंद ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं आपको हर पल हर जगह महसूस करने लगा हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। निशा ने दीपचंद की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ आपकी पेंटिंग की दीवानी हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से सोचकर बताना, दीपचंद ने कहा। निशा ने कहा, मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती और वजह आप मत पूछिएगा, बस इतना समझ लीजिएगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से उठकर चली गई और दीपचंद उसे बस देखता रहा, कुछ नहीं बोल पाया। दीपचंद ने उससे बात करने की, उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना उससे बात की और ना ही कभी वो मिलने आई। दीपचंद के मन में औरतों के प्रति जो नकारात्मक अवधारणाएं पहले थीं, उससे कहीं ज़्यादा अब हो गईं। उसकी हालत एक पागल प्रेमी की तरह हो गई। यहाँ तक कि जो पेंटिंग उसकी दुनिया थी, उसे भी छोड़ने का फैसला कर लिया। ये खबर चारों तरफ फैल गई कि मशहूर चित्रकार दीपचंद ने एक लड़की के प्यार में धोखा देने की वजह से पेंटिंग छोड़ने का फैसला किया है और भी तरह तरह की बातें करने लगे। निशा के कानों में भी ये खबर पहुंची। उसने दीपचंद को मिलने के लिए बुलाया। जहां दीपचंद ने प्यार का इजहार किया था, उसी जगह पर दोनों मिले। दीपचंद खामोश था। निशा ने बात शुरू किया, सुना है आपने पेंटिंग छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन क्यों? नाराज़ तो आप मुझसे हैं, फिर पेंटिंग क्यों छोड़ रहे हैं? दीपचंद कुछ नहीं बोला। निशा कुछ देर बाद बोली, सॉरी, मेरी वजह से आपको अगर कोई तकलीफ़ हुई है तो। आपको लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं? दीपचंद ने कहा, ये कैसा सवाल है? इसमें लगना क्या है? मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ। आप साथ, आपकी बातें, आपका मासूमियत, आपकी सादगी इत्यादि सब कुछ मुझे आपकी तरफ खींच ले जाते हैं। निशा ने कहा, सच तो यह है कि आप मेरे खूबसूरत शरीर, मेरा चमकदार चेहरा और मेरे अच्छे कपड़े की तरफ आकर्षित हैं और इसी से प्यार करते हैं। अगर बदलते वक्त के साथ मेरी खूबसूरती कम हो गई, क्या आप तब भी मुझसे इतना प्यार करेंगे? दीपचंद ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? निशा अपने बैग से एक कागज़ का टुकड़ा निकालती है और दीपचंद को दिखाते हुए पूछती है, इस गरीब लड़की की पेंटिंग को आप ही ने 5 वर्ष पहले बनाया था ना? तब क्या आपके दिल में इस लड़की के लिए कोई फीलिंग आई थी? मैं भी क्या फालतू सवाल पूछ रही हूँ? ऐसी लड़की को देखकर तरस के सिवा कुछ आया भी नहीं होगा मन में। दीपचंद ने कहा, आप उस लड़की के बारे में इतना क्यों पूछ रही हैं? वो तो सिर्फ मेरी पेंटिंग का विषय मात्र थी। मैं भी तो आपकी पेंटिंग का विषय ही हूँ। फिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? उससे तो कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की। अगर मैं ये कहूँ कि ये चित्र वाली लड़की मैं ही हूँ, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं? दीपचंद ने निशा को आश्चर्य से देखा और हंसते हुए बोला, आपको क्या हो गया है? ये क्या मजाक कर रही हैं? निशा ने कहा, ये मजाक नहीं है दीपचंद जी, यही सच है। जिस लड़की की तस्वीर आपने 5 वर्ष पहले बनाई थी, वह लड़की मैं ही हूँ। दीपचंद उसकी तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखने लगा। निशा ने कहा,
इस समय आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। मैं एक छोटे से गांव की अत्यंत गरीब लड़की हूँ। मेरी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे, जिसमें हमारा गुजर बसर होता था। मेरे पिता को एक खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया। हमारे पास न खाने के लिए पैसे थे और न ही पिताजी के इलाज के लिए। तब मैं पिताजी जो काम करते थे वही करने लगी। एक बार गांव के गरीब रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए बाहर से आए बड़े डॉक्टरों का कैंप लगा। मैं भी अपने पिताजी को इलाज के लिए वहां ले गई। डॉक्टरों ने दवा दिया, लेकिन कहा कि मेरे पिताजी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। मैं डॉक्टरों से मिन्नतें करने लगी कि किसी भी तरह से मेरे पिताजी को बचा लीजिए। तब एक बहुत ही दयालु डॉक्टर दंपति ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे बारे में सब कुछ पूछा। उन लोगों ने गांव में ही रहकर कुछ दिन तक मेरे पिताजी का इलाज किया, लेकिन वो लोग मेरे पिताजी को नहीं बचा सके। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। उन्होंने मुझे अपने साथ शहर चलने के लिए कहा। पहले मैं शहर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया और एक खूबसूरत ज़िंदगी दी, जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। यही है मेरी असली ज़िंदगी की पहचान और यही है मेरी जीवन की सच्चाई। आपने जो भी मेरे बारे में सोचा होगा, वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब जब मेरी सच्चाई आपके सामने है, क्या मुझे स्वीकार कर पाएंगे? दीपचंद ने कहा, सच कहा आपने कि मुझे आपसे प्यार नहीं आकर्षण है। मैं सिर्फ आपकी बृहद सुंदरता की तरफ आकर्षित था, लेकिन अब मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है। मैं आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी हिम्मत, आपकी अच्छाई से प्यार करने लगा हूँ। आप अपने अतीत का सच बताए बगैर मेरे जैसे प्रसिद्ध इंसान के साथ रह सकती थी, लेकिन आपने अपने अतीत का सच बताया। एक लड़की जो इतनी गरीबी में पली बड़ी, उसे धन दौलत के संपन्न इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी चाहिए। आपके लिए प्यार ही सब कुछ है। आपने मुझे इस बात का एहसास कराया कि किसी भी इंसान की बड़ा खूबसूरती स्थायी नहीं होती। परिस्थितियाँ और वक्त उसे खूबसूरत या बदसूरत बनाता है। खूबसूरत तो इंसान का दिल होता है और आपका दिल बहुत ही खूबसूरत है। अब जब मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या जीवन भर मेरा साथ निभाएंगी? निशा दीपचंद को बस एकटक देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सच है या सपना। अच्छे से देख लीजिए मुझे, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है, कहते हुए दीपचंद ने निशा का ध्यान भंग किया। निशा ने शर्म से नजरें झुका लीं, फिर धीरे से शर्माते हुए बोली, मैं आपका साथ 7 जन्मों तक निभाने के लिए तैयार हूँ। दीपचंद और निशा दोनों का चेहरा खुशी से खिल उठा और दोनों एक दूसरे की आंखों में काफ़ी देर तक देखते रहे। निशा ने दीपचंद का ध्यान भंग करते हुए कहा, मेरी छवि को अपने दिल में कैद कर रहे हैं। फिर से मेरी कोई तस्वीर बनानी है क्या? दीपचंद और निशा दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनकी हंसी से सारी फिजाएं गूंज रही थीं, मानो उनकी खुशी में सब खुशियां मना रहे हों। दीपचंद ने निशा के अंधेरे जीवन को अनंत प्रकाश से प्रकाशित कर दिया।